नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 स्पेशल में आज हम 8th एनसीईआरटी का विज्ञान मैराथन आपके लिए पार्ट 3 लेके आए हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी विज्ञान में आपके कुल 18 चैप्टर्स हैं और ये 18 के 18 चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न पीआरटी में इसी क्लास से पूछे गए हैं, स्पेशली टीआरई 2 से और टीआरई 3 से। साथ में पीआरटी जीएस पार्ट सेकंड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और बात करें तो इसमें आज हम बल और दाब, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, घर्षण फिजिक्स का चैप्टर है, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और इसके अलावा जो है प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और साथ में तारे और सौर मंडल। तो सौर मंडल हमने आपको जियोग्राफी में भी पढ़ाया था, यहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और आप यहाँ से देखेंगे कि जो है बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी प्री में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीएससी वगैरह में भी यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं पहले चैप्टर पे। पहला चैप्टर है बल एवं दाब, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही बस आपको बताई जाएंगी, जो यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया है। तो पहला पॉइंट है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। तो बल किसे कहते हैं साइंस में, विज्ञान में? तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव को, पुश या पुल, दोनों को हम बल कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। जैसे यहाँ पे कार के पीछे खड़ा एक आदमी है, फिर एक आदमी द्वारा कार को धक्का लगाया जा रहा है, फिर यहाँ पे जो है दो लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है समझ सकते हैं कि बल जो है अन्योन क्रिया के कारण होता है, जब दो लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं या दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। और बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। और बल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, जबकि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल यानी नेट फोर्स जो होता है, नेट बल होता है, दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक दिशा में बल लगेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जब विपरीत दिशा में होंगे तो माइनस हो जाएंगे। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। फिर अगला महत्वपूर्ण तथ्य है बल के बारे में। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, और यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत में लगाया जाता है तो वस्तु की चाल कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी भी वस्तु पर बल जो है लगाया जाएगा और बल की गति की दिशा में जो है लगाया जाएगा तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगा, और जब वही बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगाया जाएगा तो वस्तु की चाल कम हो जाएगी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील हो सकती है, दोनों ही गति की अवस्थाएं हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। और जो न्यूटन के नियम बने गए हैं, इन्हीं सारे पॉइंट्स में बने हैं। तो गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को एक साथ में उत्पन्न कर सकता है। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। न्यूटन का प्रथम नियम जब आप याद करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। फिर है संपर्क बल। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस चीज़ को आपको बोला जाए कि महत्वपूर्ण है तो उसको आप थोड़ा सीरियसली समझें। संपर्क बल, तो पहला यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें आगे बढ़ने से पहले कि आपको जो है क्लास 8 साइंस का जो ये मैराथन 3 पार्ट में आया 18 चैप्टर्स का, तो हम इनको तीनों को एक पीडीएफ में करके, और पीडीएफ को दिक्कत ये होता है कि कंप्रेस करना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बन जाती हैं। तो इस वजह से मान के चलिए लगभग 200 से 250 MB फाइल्स, मतलब MB की फ़ाइल बन जाएगी अगर हम तीनों वीडियो को एक साथ आपको, मतलब तीनों पीडीएफ को एक साथ आपको दे देंगे। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, कंप्रेस करेंगे और एक साथ में करके आपको हम एक साथ टेलीग्राम चैनल पर कल तक अपलोड कर देंगे। तो इसलिए आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी नियमित रूप से ही मतलब
एक लिमिटेड डाटा होता है, तो इस चीज़ को आप समझते हैं और इसीलिए हम इतना तक आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि पीडीएफ को कंप्रेस करके आपको एक साथ में जो है एक ही साथ में दे दे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। और कल से आपको जो है 3 कक्षाएँ दी जाएंगी रिवीजन के लिए, जिसमें से एक कक्षाएँ आपकी PIQ की होंगी, PIQ मैराथन की होंगी। दूसरी कक्षाएँ आपकी स्टैटिक जीके पार्ट 1 होगा, जो एक सब्जेक्ट प्रॉपर होगा। फिर स्टैटिक जीके पार्ट 2, ठीक है, और स्टैटिक जीके का एक ही रहेगा। और ये तीसरा पार्ट आपका मैथ और रीजनिंग से रहेगा, तो मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा और अल्टरनेटिवली चेंज होते रहेंगे। तो आपको कुल मिला के एक दिन में 3 कक्षाएं कल से रिवीजन के तहत दी जाएंगी। और इसके अलावा 50 क्वेश्चन क्विज में आपको ओवरऑल पूरे दिन भर में दिए जाएंगे, 10-10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से, जो महत्वपूर्ण आपके सब्जेक्ट हैं। तो क्लियर है। और इसके अलावा आप लोग को कम से कम 4 से 5 शॉर्ट्स हम कोशिश करेंगे, 4 से 5 शॉर्ट्स आपको अपलोड कर दें। और आप लोग शॉर्ट्स पे कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आप कमेंट फीडबैक नहीं देते हैं, इनिशियली दे दीजिए, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है, आगे मत कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम जब आ जाएगा। लेकिन अभी आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। और हम आपसे जो हमने खुद तैयारी की BPSC TRE की, उसी हिसाब से हम आपको उसी हिसाब से गाइड कर रहे हैं। और आप कंटेंट्स को देखते होंगे तो आपको इस चीज़ का फील होता होगा। बाकी हमने भूगोल की NCERT आपकी ख़त्म करा दी है, तो अब भूगोल के मैराथन के लिए कोई हमसे ना कहे, तो यहाँ से आप सभी कवर कर लें भूगोल। एंड साइंस आपका कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास को लेकर। साइंस 7, 8, 10 ही करना है, 6 का कुछ कराएं बस उतना ही करना है, 9th नहीं करना है, तो इतना आपको ध्यान रहे। और एक मैराथन प्रिपेयर करने में हालत ख़राब हो जाती है, कम से कम 5 से 6 घंटा इस चैप्टर के पीछे गया है इस, और बाकी अपलोड करते करते 1-2 घंटा और ऐड हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, और हम इसका प्रयोग आपको 3 क्लासेस डेली दे देंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी ये ज़रूरी था चैप्टर, तो आपको ये कराया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। पेशीय बल, संपर्क बल को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इसका पहला उदाहरण है पेशीय बल, दूसरा उदाहरण है घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण। 2 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा पेशीय बल और घर्षण, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो शरीर की मांसपेशियों द्वारा बल लगता है उसी को हम पेशीय बल बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। पेशीय बल हमें हमारे सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। शरीर की गति तथा मुड़ना भी इसी में सम्मिलित है। पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में जब आगे की ओर धकेला जाता है तो इसमें पेशीय बल काम करता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा श्वसन प्रक्रिया में कि वायु जब अंदर लेते हैं और बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए भी पेशियों का इस्तेमाल होता है। तो पेशियों द्वारा बल लगाने के ये उदाहरण आपके हैं। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो मस्कुलर फोर्स आप लोग भी काम करते हैं, जैसे यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। तो आपका जो मस्कुलर फोर्स है, पेशीय बल है, इसको हम संपर्क बल क्यों कहते हैं? तो पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हों, तभी हो सकता है, इसलिए हम इसे संपर्क बल कहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण संपर्क बल का है, कॉन्टैक्ट फोर्स का है घर्षण। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल होता है। तो अगर किसी वस्तु की गति कम हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है, तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल होता है। कैसे होता है? तो फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। अगर बॉल है, बॉल को जो है किसी सतह पर छोड़ा गया तो कुछ टाइम तक रोल करेगा, लेकिन अगर सतह खुरदरी है तो बॉल कुछ टाइम पे आगे जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब जो घर्षण बल लग रहा है उसने गतिशील गेंद को विराम अवस्था में ले आया। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण होता है, खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि पानी और नाव की सतहों के बीच में जो घर्षण बल होता है वो जब नाव से खेया जाता है, जब उसको रोक दिया जाता है तो नाव आगे नहीं बढ़ पाती है। क्यों नहीं बढ़ पाती? घर्षण बल के वजह से। ये घर्षण बल का उदाहरण जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम जो है जैसे पेंसिल से पेन से, या हम आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे ये हमने लिखा, ठीक है, हमने लिखा राम, तो ये देखिए, या घर्षण लिखा हमने, तो ये हम कैसे लिख पा रहे हैं? ये हम घर्षण बल की वजह से लिख पा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है उसके वजह से हम लिख पा रहे हैं, नहीं तो ये स्लाइड कर जाता, हम लिख भी नहीं पाते। तो ये चीज़ है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा तो ध्यान रखिएगा, घर्षण बल की दिशा कैसी होती है? तो गति की दिशा के विपरीत होती है। परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा गया है। तो घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और घर्षण बल की दिशा जो होती है गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल 2 सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए संपर्क बल का उदाहरण यह भी है। सिंपल में आप सब सोचिए कि जब आप रोड पे चलते हैं, तो आपके जो चप्पल जूता जो भी आप पहने हैं
वहाँ से और उसका जो नीचे का सतह होता है, जो रोड का सतह होता है, उसके बीच में घर्षण बल के कारण ही आप चल पाते हैं, वरना आप जो है अगर एकदम फ्लैट सरफेस होगा, एकदम जो है चिकना सरफेस होगा तो आप गिर जाएंगे, तो इस प्रकार आप चल नहीं पाएंगे। तो घर्षण होता है तो उसकी वजह से आप आसानी से रोड पर चल सकते हैं। असंपर्क बल, असंपर्क का बल का मतलब हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल का उल्टा। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण कौन से होते हैं? जिसमें संपर्क नहीं होता है, दो सतहों के बीच में संपर्क ना होते हुए जब बल लगता है तो उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। उदाहरण है चुंबकीय बल। और चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण होता है, ध्यान रखिएगा। फिर चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। आसान था ये। फिर एक कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत हो जाता है, आवेश उपार्जित कर देता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। तो असंपर्क बल के दो उदाहरण कौन से हो गए? एक हो गया चुंबक द्वारा लगाया गया बल, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण आपका स्थिर वैद्युत बल, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये आपके दोनों असंपर्क बल के उदाहरण हो गए। फिर अगला असंपर्क बल का उदाहरण कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को हम गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। एक आकर्षण बल है और गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। और गुरुत्व बल भी जो है, ध्यान रखिएगा, असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वह छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का जो है इसको कहते हैं। तो जैसे सूर्य और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सूर्य और अन्य ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनके बीच में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं, या छोटी या बड़ी वस्तुएं होती हैं तो उनमें भी जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब आते हैं दाब पे, प्रेशर पे। दाब किसे कहते हैं? तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो दाब का फॉर्मूला क्या हो गया? बल बटे क्षेत्रफल, यानी एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो बल बटे एकांक क्षेत्रफल हो गया, तो बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रेशर बराबर हम क्या लिखते हैं? फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। और आप कमेंट करके बताइए कि दाब जो है अदिश राशि है या सदिश राशि है। हमने आपको पहले की क्लासेस में बताया है। फिर आते हैं, यदि हम केवल, और यहाँ पे हम जब दाब की बात करते हैं तो उन बलों पर विचार करते हैं जो पृष्ठ के लंबवत होते हैं, जिस पर दाब ज्ञात करना होता है। तो आप दाब की डिफिनीशन ध्यान रखिएगा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और यहाँ पे अगर बल बराबर होगा तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होता है उस पर दाब उतना अधिक होता है। तो इसीलिए जब यहाँ पे आप कुली देख रहे हैं तो इसने जो है भारी बोझ को ले जा रहा है। तो ये कैसे ले जा रहा है? तो कुली होते हैं, ये अपने सिर पर कपड़े का एक गोल लपेट रखते हैं और इस प्रकार उस शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम हो जाता है। प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया। तो शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, इस प्रकार जो है दाब कम हो जाता है, आसानी से दाब बोझ को उठा सकते हैं। तो दाब का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। प्रेशर बराबर फोर्स अपान एरिया होता है। तो एरिया, क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गैसों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं, यह पॉइंट आपसे पूछा गया है। फिर आते हैं वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब में हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु की पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई होती है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को, बल को हम दाब कहते हैं। तो हमने पहले डिफिनीशन में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है कि इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय बल के
वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो इकाई क्षेत्रफल में वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल। तो इकाई क्षेत्रफल यहाँ पे एक चित्र बना दिया गया है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब जैसे यहाँ पे एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक जो वैक्यूम पंप टाइप का होता है कि चिपक लेता है सतह पर, तो उसी का इस्तेमाल किया गया। तो जब चूसक को दबाया जाता है तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लग जाता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। हम उसको खींचते हैं तो बाहर नहीं आता है। और चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को पार कर सके, और इतना होता है तो बाहर आ जाता है, निकल जाता है। और आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा कि कितना ज़बरदस्त होता है। अब सवाल है कि हमें फील क्यों नहीं होता है, वायुमंडलीय दाब हमें फील क्यों नहीं होता है। तो उससे पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि एक 15/15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम, द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त बल है। और इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो हमारे क्यों नहीं होता है, तो हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या बाहर के दाब को संतुलित कर लेता है। तो यह रीज़न है कि वायुमंडलीय दाब हमें प्रभावित क्यों नहीं करता है, हमें फील क्यों नहीं होता है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। एक बार जो है देख लीजिएगा इसको। अब जैसे यहाँ पे बोला गया बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो इसका मतलब बल क्या है, सदिश राशि है। ऐसे ही जब दाब की बात आती है प्रेशर, तो प्रेशर जो है क्या होता है, अदिश राशि होती है, क्योंकि दाब में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, और भार वहीं जो है आपका सदिश राशि होती है। वेट जो होता है, भार होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष लगता है, तो ये सदिश राशि होती है, और द्रव्यमान अदिश राशि होती है। आगे बढ़ते हैं। और एक बार आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगला चैप्टर है घर्षण। अब यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में आपको दिया गया है। कमानीदार तुला हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आपने स्प्रिंग बैलेंस पढ़ा होगा या स्प्रिंग बैलेंस आपने सुना होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, तो स्प्रिंग बैलेंस या कमानीदार तुला वह युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आशंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो कमानीदार तुला स्प्रिंग बैलेंस ध्यान रखिएगा कि जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो स्प्रिंग बैलेंस या कमानीदार तुला ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब घर्षण के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ना इस चैप्टर में। तो घर्षण जो है संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। तो अनियमितताओं का मतलब क्या होता है कि जो दो सरफेस होते हैं उन दोनों में काफ़ी असमानताएं होती हैं। जो मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा खुरदुरा होगा, कोई बहुत ज़्यादा चिकना होगा, इस तरीके से। तो दोनों पृष्ठों की एक उदाहरण हम ले रहे हैं, थोड़ा बहुत भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी फर्क हो सकता है। तो घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएँ होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएँ एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जैसे हम पैर से जब हम सड़क पर चलते हैं तो जो चप्पल है या चप्पल है जैसे, तो चप्पल में का जो मतलब सतह है और जो रोड का सतह है, तो उसके बीच की जो अनियमितताएं होती एक दूसरे के भीतर धंस जाती। इस प्रकार हम आसानी से चल सकते हैं, आंख बंद करके भी चल सकते हैं, हम गिरेंगे नहीं। वो अलग बात है कुछ सामने खंबा वगैरह ना आए। तो दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन इंटरलॉकिंग को पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। तो जो रफ सरफेस होते हैं, खुरदुरे सरफेस होते हैं, उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसका घर्षण ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर अनियमितताएं भी ज़्यादा होती हैं। और यदि पृष्ठ रुक्ष होता है तो घर्षण बल अधिक होता है। तो खुरदरा या रुक्ष पृष्ठ होगा तो घर्षण बल भी अधिक लगेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सड़क का जो सतह का जो पृष्ठ होता है काफ़ी खुरदरा पृष्ठ होता है,
रोड का, और उसके मुकाबले आप जो आपके घर का फ्लोर होगा जिस पे आप चल रहे होंगे, तो फ्लोर का अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी उसमें कम होगा मुकाबले। तो ये चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फ़र्क होना चाहिए, दो पृष्ठों के सतहों के बीच में कुछ अनियमितताएं होनी चाहिए, तभी घर्षण बल काम करेगा। फिर है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो स्थैतिक घर्षण ध्यान रखिएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण क्या होता है, तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल होता है स्थैतिक घर्षण कहलाता है। और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसकी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो किसी वस्तु को उसकी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन की माप होती है। अतः सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, जैसे आपने स्लाइडर देखा होगा, जो झूला होता है जिस पे बच्चे स्लाइड करके नीचे आते हैं, तो उसी का उदाहरण ले सकते हैं। तो स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होगा हमेशा सर्पी घर्षण। आगे बढ़ते हैं। किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। फिर है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। यहाँ पे आप कुछ उदाहरण से आप समझ लीजिए। जैसे हम घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है, जब आप कील ठोक रहे होते दीवार में, तो अगर देखिए घर्षण नहीं होगा तो कील स्लिप कर जाएगी, आप चोट खा जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ घर्षण होता है वहाँ पे, दो कील के सतह के बीच में और दीवार के सतह के बीच में, और उसी घर्षण बल के कारण दीवार में कील गड़ जाती है, अन्यथा गड़ेगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। घर्षण के कारण जूते के तले घिस जाते हैं चलते चलते, और घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए, आपको पता चल जाएगा। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, तो इसमें भी घर्षण होता है। फिर घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर आग पकड़ लेती है, तो घर्षण ही यहाँ पे जिम्मेदार होता है। अब स्वचालित जो वाहन होते हैं और साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब गाड़ी चलती है तो ब्रेक लगता है तो घर्षण बढ़ जाता है, और घर्षण बढ़ने की वजह से जो है गाड़ी जो है रुक जाती है। तो ब्रेक्स का इस्तेमाल हम घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर टैल्कम पाउडर छिड़का जाता है। फिर है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। तो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके हम घर्षण कम कर सकते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। यदि कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता है, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि घर्षण कुछ ना कुछ घर्षण रहेगा ही रहेगा। अब लोटन घर्षण कम कर देता है। तो यहाँ से आपसे टीआरई में प्रश्न पूछा गया था कि जो रोलिंग होता है, लोटन घर्षण कम होता है, तो आपसे पूछा गया था कि रोलिंग फ्रिक्शन और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उन दोनों में कौन कम या ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ प्रश्न आपसे आया था टीआरई 2 में। आइए इसको समझ लेते हैं। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिंग घर्षण कहते हैं। तो यदि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़केगी तो उस गति के प्रतिरोध को लोटनिंग घर्षण कहेंगे। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है, तो सरकाने से ज़्यादा अच्छा होता है लोटन करना। लोटनिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था टीआरई 2 में। लोटनिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग का प्रश्न आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन साइंस के देखे होंगे स्टेट पीसीएस वगैरह के, तो बॉल बेयरिंग से प्रश्न पूछा गया है। तो अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके इसके समान उदाहरण है।
बॉल बेरिंग घर्षण कम कर देते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब तरल घर्षण क्या होता है, ध्यान दीजिए। विज्ञान में गैसों तथा द्रव्य को एक ही नाम दिया गया है, तरल। तो तरल के अंतर्गत गैस और द्रव्य दोनों को मान लिया जाता है विज्ञान में। और कर्षण किसे कहते हैं, तो कर्षण किसे कहते हैं, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। तो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ड्रैग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ड्रैग किसे कहते हैं, कर्षण किसे कहते हैं। तो तरल द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसको हम कर्षण कहते हैं। किसी तरल पर लगाने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तो किसी तरल पर लगाने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करेगा। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक घर्षण को कम करने के लिए प्रयास और मतलब क्या कैसे करते हैं, तो हम वस्तु को विशिष्ट आकृतियाँ दे दी जाती हैं, जैसे कि पक्षी और मछलियाँ तरल में गति कर सकते हैं। तरल में गति करते समय घर्षण पर पार करने की उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, तो इस हिसाब से पक्षियों और मछलियों ने अपने आप को डिज़ाइन की, मतलब प्रकृति ने उनको उस तरीके से बनाया है। जैसे मछली के आगे का हिस्सा आप ऐसा कुछ देखते हैं, तो इसलिए रहता है कि घर्षण बल पानी में जब वो तैरेंगी तो घर्षण बल कम लगेगा, इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही वायुयान में आप देखते हैं, वायुयान की आकृति को हम जब देखते हैं तो वहाँ पे भी घर्षण को कम करने के लिए एयर रेजिस्टेंस को, वायु घर्षण को या वायु फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से उनको डिज़ाइन बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे चिड़िया उड़ रही है, इसको तो प्रकृति ने इस तरीके से बना गया। तो हवाई जहाज भी कुछ ऐसा ही बनाया जाता है, जिससे जब हवा आ रही होगी बहुत तेज़ी से तो डाइवर्ट हो जाएगी और यहाँ से भी ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। तो मतलब एक साथ ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा घर्षण नहीं लगेगा वायु के कारण। तो आपका चैप्टर समाप्त होता है और यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अस्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कम होता है, या पूछा गया था आपसे। और हमेशा ध्यान रखिए आपसे, हम जब आपको क्विज के क्वेश्चंस अब डेली जब देंगे साइंस से, तब आपको पता चलेगा कि साइंस एनसीईआरटीज़ को या अलग अलग सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ा जाता है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर इधर उधर की टेस्ट सीरीज लगाते हैं, फिर प्रश्न नहीं बनते तो हमें आप मैसेज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आयोग आपसे एनसीईआरटी से प्रश्न पूछेगा, इनडायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, वही हम आपसे पूछ लेंगे। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत कम होगी। और वैसे भी आपने इससे पहले पता नहीं कहाँ के टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, तो आपको पता है कि आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अपने आप को एनसीईआरटी पर स्टिक कीजिए। एनसीईआरटी को पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपको ध्यान होगा हमने कुछ प्रश्न दिए थे, कई लोगों ने उस प्रश्न को कम जो है गलत भी किया। तो गलत क्यों किया था, क्योंकि एनसीईआरटी को बस ऐसे पढ़ लिया गया था, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। चैप्टर अगला है ध्वनि। और ध्वनि की बात करें तो ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। और कंपन किसे कहते हैं, तो कंपन कहते हैं किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि की बात करें तो मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मानव में ध्वनि किसके द्वारा जो है उत्पन्न होती है, तो वाक्य यंत्र अथवा कंठ, जिसको लैरिंक्स बोला जाता है, इसके द्वारा उत्पन्न होती है। बाकी और इसमें जो वाक्यंत्र होता है श्वास नली के ऊपरी सिरे में होता है। वाक्यंत्र अथवा कंठ के आर पार दो वाक तंतु तनित होते हैं, उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं तो वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपको यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है इस पॉइंट में कि मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वाक यंत्र या अथवा कंठ, लैरिंक्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वाक यंत्र दे देगा तो शब्द से आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, साउंड प्रोपोगेशन के लिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्वनि का जो निर्यात में जो स्पीड होता है तो वो कितना होता है, 0 होता है। तो ध्वनि निर्यात में नहीं चल सकती, तो ध्वनि निर्यात में या वैक्यूम में साउंड की स्पीड 0 होती है। तो ध्यान रखिएगा। ध्वनि को संचरण, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि को संचरण करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। वायु
और जब वायु पूरी तरीके से किसी चीज़ से निकाल दी जाएगी तो हम उसको बोलते हैं कि वहाँ पे निर्वात है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है, ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। सिंपल में आप समझिए, ध्वनि जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल, गैस तीनों में चल सकती है। कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल द्वारा जैसी होती है। इसमें ध्वनि जैसे प्रवेश करती है तो नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपट है, ईयर ड्रम कहते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि ईयर मतलब जो हमें कंपन सुनाई देता है। हमने जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे स्टेट पीसीएस वगैरह के, अभी इसी में ही तो साइंस में वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें जो है कंपन कहाँ फील होता है, तो कंपन हमें कर्णपटह ईयर ड्रम पर फील होता है। क्योंकि जब एक ध्वनि प्रवेश करती है तो नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटह ईयर ड्रम कहते हैं। तो जब भी कंपन सुनाई देगा, जैसे डीजे के सामने हम खड़े हैं तो हमारे कान के पर्दे फटने लगते हैं। क्यों फटने लगते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपन सुनाई देता है, तो कर्णपटह पर वो कंपन फील होता है, ईयर ड्रम पर फील होता है। फिर कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं, किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। माध्यम गैस, द्रव्य और ठोस कोई भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि गैस, द्रव्य, ठोस तीनों में ही संचरित हो सकती हैं। फिर है कर्णपटह, एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। तो ईयर ड्रम या कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतकों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। फिर कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा, एक हर्ट्ज आवृत्ति क्या होती है? तो एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। फिर महत्वपूर्ण है, आपसे कई सारे स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है यहाँ से प्रश्न। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रबलता को हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं। तो आपसे 15 मार्च को पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि जो है साउंड को हम किस में नापते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो आंसर ई था, याद आया होगा। तो यहीं से वो प्रश्न लिया गया था। तो आप सिंपल में समझिए, आप इधर उधर का कठिन से कठिन टेस्ट सीरीज लगाएंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चंस नहीं करेंगे, फिर जो है जब एग्जाम होता तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती। तो कहने का मतलब है, आप स्मार्ट स्ट्रेटजी बीपीएससी की यही है कि आप इनको समझिए। और आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि विभिन्न आयोगों ने इन क्वेश्चंस को कंसीडर किया है। स्टेट पीसीएस में पूछा गया, बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार जब बीपीएससी का पेपर आएगा तो प्रश्न अगर यहाँ से बनना होगा तो यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। तो प्रबलता को डेसिबल में मात्रक में व्यक्त करते हैं। फिर सामान्य श्वास 10 डेसिबल होता है। मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सभी पूछे गए हैं परीक्षाओं में। सामान्य बातचीत वार्तालाप 60 डेसिबल माना जाता है। व्यस्त यातायात 70 डेसिबल। औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, ये भी पूछा गया। तो सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं परीक्षा में, ध्यान रखिएगा और सभी याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। सामान्य फुसफुसाहट 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 और औसत फैक्ट्री 80। 80 से ऊपर दिक्कत करेगा हमारे लिए। फिर ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, पता होना चाहिए आपको, पूछा गया है परीक्षा में। तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होगी। जब आयाम छोटा होता तो उत्पन्न ध्वनि मंद होगी। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि तीखी मानी जाएगी। यदि कंपन की आवृत्ति कम होगी तो हम कहेंगे ध्वनि का तारत्व कम है। अब यहाँ पे आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछा गया है। आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। और ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, ये भी पूछा गया। तो ये दो पॉइंट अलग अलग याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आगे बात करें यहाँ पे
तो पक्षी की बात करें तो पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, ये ध्यान रखिएगा, पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। आगे बढ़ते हैं, श्रव्य अथवा अश्रव्य ध्वनियाँ। तो श्रव्य ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स की बात करें तो लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकती हैं, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इनऑडिबल साउंड कहते हैं। और उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 के हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। और इसलिए मानव कानों के लिए श्रव्य की जो आवृत्ति का परास होता है, रेंज होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आप अगर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे इससे पहले, तो आपने ये प्रश्न हर जगह पाया होगा कि मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास रेंज कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो ध्यान रखिएगा। और 20 हर्ट्ज से जब कम होता है, जब साउंड का 20 हर्ट्ज से कम होता है तो उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इनऑडिबल होता है, अश्रव्य होता है, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है उसको कौन निकालता है, तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी ऐसे जंतु को जानते हैं या पक्षी को जानते हैं जो इंफ्रा साउंड निकालता है, इंफ्रासोनिक साउंड निकालता है, तो आप उसका नाम बताइए। इसके अलावा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो ध्वनि होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति होगी, तो इतना हम सुन सकते हैं। इससे कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा तो नहीं सुनाई देगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो भी हमारे बस के बाहर है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं। तो पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव सुन नहीं सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण और अपराश्रव्य ध्वनि जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर मानी जाती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान के लिए प्रयोग होता है और ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अप्रिय ध्वनियों को हम क्या बोलेंगे, तो अप्रिय ध्वनियों को हम शोर बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। और वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ होती हैं अच्छी लगती हैं तो इन्हें हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं, सुस्वर ध्वनि कहते हैं, जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा या सितार द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है सुस्वर ध्वनि के उदाहरण है। फिर ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की हानियाँ कौन सी हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा की बीमारी, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता और स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं। व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अस्थायी रूप से कम हो सकती है। श्रवण क्षति की बात करें तो पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि बिरले होती है, प्राय जन्म से होती है। तो जो पूर्णतः श्रवण क्षति होती है, कंप्लीटली जो मतलब साउंड प्रॉब्लम होता है वो जन्म से होता है। और आंशिक जो असतता होती है वह सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। और यहाँ पे ध्वनि किसी माध्यम में संचरित हो सकती है, गैस, द्रव्य, ठोस तीनों में। निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यहाँ उन संकेतकों को मस्तिष्क से भेजते हैं, इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है, हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं इसको। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। ऐसे ही आपको बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, तो ऐसे 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपसे। तो इस चीज़ को आप क्लियरिटी रखना है। आयोग जब प्रश्न बनाता है तो एनसीईआरटी को ही ओपन करता है, उनके पास और कोई एक्स्ट्रा किताबें नहीं होती हैं। बाकी इसके अलावा उनके पास प्रीवियस ईयर बुक होती है, 2 चीज़ें होती हैं। फिर कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि संचरित हो सकती है तो ठोस, द्रव और गैसों तीनों में। बाकी इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा। अब भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है और इसमें खास बात क्या है कि एक स्थान पर ताली बजाने से 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु पर किसी भी स्थान पर सुना जा सकता है। चेतावनी प्रणाली के रूप में इसको बनाया गया था कि जब कोई दिक्कत होता था तो उसको जो है एक स्थान पर आकर ताली बजाई जाती थी। वो ताली जो है पूरे गुंबद के अंदर सुनाई देती थी।
और इससे सभी लोग सतर्क हो जाते थे। तो यहाँ पे साउंड का प्रयोग का उदाहरण दिया गया है भारत में। फिर आते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं वो विद्युत धारा के सुचालक, अच्छे चालक होते हैं। और इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते विद्युत के हीन चालक होते हैं या कुचालक होते हैं। तांबा और एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, सुचालक होते हैं। और रबड़ की बात करें तो प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, ये सब जो है कुचालक में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई पर जो है प्रभाव पड़ता है, विक्षेप देखा जा सकता है। तो विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हमें रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि आसुत जल विद्युत का अच्छा चालक है या कुचालक है, तो आपका आंसर हो चाहिए कुचालक है। तो जो आसुत जल होता है जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा विद्युत का। और जब इसमें हम नमक घोल देंगे तो ये विद्युत का अच्छा चालक तब होता है। वैसे आसुत जल कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। और जो जल हमें नल, हैंडपंप, कुओं, ताल आदि से प्राप्त होता है शुद्ध नहीं होता, उसमें अनेक लवण यानी साल्ट पाए जाते हैं और खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान में होती है। तो इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जल, नल के जल, हैंडपंप के जल, कुएँ, ताल के जल होते हैं ये विद्युत के सुचालक होंगे ये जल। और इसके विपरीत जो आसुत जल होगा वो लवण से मुक्त होने के कारण हीन चालक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आते हैं विलियम निकल्सन के बारे में। तो विलियम निकल्सन ने क्या पता लगाया था, तो यदि इलेक्ट्रॉड जल में डूबे हों और उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। और ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रॉड पर, हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रॉड पर बनते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन के जो बुलबुले होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे और हाइड्रोजन के जो बुलबुले होंगे वो दूसरे इलेक्ट्रॉड पे यानी निगेटिव वाले पे जाएंगे। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप भी देखे जा सकते हैं। ये आपके उदाहरण होते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के। तो आपसे प्रश्न पूछे कि इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, तो ये किसका उदाहरण है, तो विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव के। आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन किसे बोलते हैं, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है, Cu++ और सल्फर -। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण यानी निगेटिव टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रॉड की ओर आकर्षित होता है और उस पर निक्षेपित हो जाता है। और विलयन से कॉपर की क्षय की पूर्ति कैसी होगी, अगर यहाँ से संयोजित इलेक्ट्रॉड की ओर आकर्षित हो गया कॉपर, तो जो विलयन में कॉपर की कमी हुई हो कैसे पूरी हुई होगी, तो दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना होता है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ होता है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी प्रकार जो है विद्युत लेपन की प्रक्रिया इसी पर काम करती है। तो विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित होता रहता है। और विद्युत लेपन किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। या विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग क्या है, तो विद्युत लेपन, ध्यान रखिएगा। और विद्युत लेपन क्या होता है, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे क्रोमियम प्लेटिंग आपने देखी होगी, गाड़ी वगैरह के जो डोर्स होते हैं तो डोर हैंडल जो होता है वहाँ पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। तो क्रोमियम चमकता हुआ दिखाई देता है, क्षारित वगैरह नहीं होता है। आभूषण बनाने के लिए हम
जो है चांदी और सोने का विद्युत लेपन करते हैं। जो आपने आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी वगैरह आते हैं जो 150, 200, 250 रुपये, 300 रुपये के आते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये के आते हैं, तो उस सब में क्या होता है, विद्युत लेपन होता है चांदी और सोने का। उसको लोग नॉर्मली महंगा जो नहीं खरीदना चाहते वो उसको खरीद सकते हैं, असली जैसा दिखता भी है। फिर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया था पीआरटी में। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा गया था, खाद्य पदार्थों के भंडारण के उपयोग के लिए की जाने वाली टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था और आंसर था टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। वहाँ पे आपको लोहा नहीं दिया गया था, वहाँ जिंक दिया गया था, तो रीज़न वही है, टिन जिंक से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क नहीं आए तो खराब होने से बच जाते हैं। अतः इसे संक्षारण और जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो लोहे पर जिंक की परत भी निक्षेपित कर देते हैं। और विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जाने वाले जो विलयन होते हैं उनका निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या होती है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होते हैं वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। एलईडी के बारे में इंफॉर्मेशन है, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है आपके लिए। अब चैप्टर नंबर 16 है प्रकाश। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को। आगे बढ़ते हैं। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जब हम एक रेखा खींचते हैं तो यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक तरफ से किरण आई, आपतित किरण आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये आपतित किरण है। जो इंसिडेंट रे है ये परावर्तित होकर इधर आई, तो परावर्तित किरण है ये। और ये बीच में जो परपेंडिकुलर होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब यही है जो आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो दर्पण पर जो ही अभिलंब हो जाएगा तो परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, तो आपतित किरण ये हो गई और अभिलंब ये हो गया, तो इसके बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। फिर है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में, यानी परावर्तित किरण ये हो गया और अभिलंब के बीच में यानी ये हो गया, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल आर के नाम से डिनोट करते हैं। तो एंगल आई हो गया और एंगल आर हो गया। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापने की बात कर रहे हैं तो बराबर ही आएगा, और यही आपका पहला नियम है परावर्तन का। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण फिर से समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो ये दर्पण पे ये आपतित किरण है, आपतित किरण यहाँ से परावर्तित होकर परावर्तित किरण हो गई और बीच में अभिलंब हमने खींचा, और जो है आपतित कोण, आपतित किरण और अभिलंब से के बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और पहला नियम क्या होता है, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन के नियमों में से एक है। तो परावर्तन का नियम क्या है, आपतन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर। आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो यह दूसरा नियम है, परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरणें ये सभी एक ही तल में होते हैं, और ये पॉइंट्स परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है लेटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, जिसमें उल्टा दिखाई देता है। तो बायां भाग दाईं तरफ, दायां भाग बाईं तरफ। तो दर्पण द्वारा बनाए गए
प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नियमित और विसरित परिवर्तन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। अब देखिए ये अनियमित पृष्ठ है। अनियमित का मतलब एक समान, जैसे ये एक समान पृष्ठ है, एक समान पृष्ठ है, लेकिन जो आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं एक समान पृष्ठ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो जब अनियमित पृष्ठ होता है तो आपतित जो समांतर किरणें होती हैं तो इसमें अलग अलग परावर्तित किरणें बनती हैं। अब जैसे अनियमित पृष्ठ से जो आप परावर्तित किरणें होंगी वो इधर उधर जाएंगी, तो बहुत फर्क होगा इसमें। तो जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब सभी समान किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर होगा और जो तीनों चीज़ें एक ही तल में होंगी, आपतन, अभिलंब और परावर्तन के जो किरणें होंगी या कोड होंगे वो एक ही में जाएंगे। तो ये आप जो नियम है यहाँ पे भी फॉलो होगे। तो विसरित परिवर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है और दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, तो नियमित परावर्तन में एक समान सतह दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, जो समांतर किरणें हैं परावर्तित होने के बाद, पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद भी समांतर है यहाँ पे। तो देखिएगा समांतर किरणें पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद भी समांतर है। इधर भी पैरेलल थी आपस में और इधर भी पैरेलल है, देख सकते हैं आपस में। तो जब दोनों साइड पैरेलल होंगे तो ये आपके नियमित परावर्तन में जाएंगे। जब दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे तो पैरेलल थे लेकिन जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो बहुत इधर उधर गए, तो इस केस में अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें। तो ये आपका विसरित परिवर्तन हो गया और नियमित परावर्तन हो गया। और विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक, दोनों नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पे आपके लिए। सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। तो जब हमें रात में चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो चंद्रमा का अपना कोई रोशनी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। तो और हम चंद्रमा को कैसे देख पाते हैं, तो सूर्य से प्राप्त प्रकाश को, जो चंद्रमा पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसको वो पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। तो इसलिए हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है। और जो पिंड दूसरे वस्तु के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। फिर कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य हो गया। तो इस जो है, और ऐसे पिंड जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। तो सूर्य जो है दीप्त पिंड का उदाहरण है, चंद्रमा प्रदीप्त पिंड का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। और यहाँ पे परिदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। परिदर्शी ध्यान रखिएगा, पेरिस्कोप होता है। तो पेरिस्कोप में या परिदर्शी में दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परिदर्शियों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, पनडुब्बियों में, टैंकों में, बंकरों में छिपे सैनिक द्वारा बाहर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। तो पहले के ज़माने में इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता था, अब भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, परिदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पनडुब्बियों में, टैंकों में, बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तु को देखने में। जहाँ से बाहर वैसे नहीं देख सकते हैं, रिस्क होगा, तो उस जगह पे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बहु प्रतिबिंब की बात करें तो समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर्स एक ही इमेज बनाते हैं। लेकिन जब दो समतल दर्पण को संयोजन में कर देते हैं, तब जब दो समतल दर्पण को संयोजन में कर देते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा अनंत इमेज बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो जब दो समतल दर्पण को संयोजन में उपयोग करेंगे तो जो है इन्फिनाइट या अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो नाई की दुकान होती तो वहाँ पे जो है आपको दर्पण मिल जाता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी आगे तक आपको दिखाई पड़ता है। कारण क्या होता है कि फ्रंट में भी आपके जो है समतल दर्पण होता है, पीछे भी आपके समतल दर्पण होता है। तो जब दोनों का संयोजन हो जाता है तो आपको बहुत दूर तक दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कैलिडोस्कोप नाम का एक मतलब होता है। तो कैलिडोस्कोप ध्यान रखिएगा, तो एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या कैलिडोस्कोप में प्रयोग किया जाता है। तो एक दूसरे
से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उपयोग करते हैं बहुमूर्तिदर्शी या कैलिडोस्कोप में। बहुमूर्तिदर्शी क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया चित्र वगैरह, और इसकी खासियत क्या होती है, तो इस पर कभी भी एक पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं होता। जो आपको एक साथ में कई इमेज दिखाई पड़ेंगी, प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे, वो जो है दोबारा आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। फिर हमारे नेत्रों की संरचना क्या होती है, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन होता है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कक्षा 7 में। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है, तो हमारे नेत्र की संरचना की बात करें, महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है, ध्यान रखिएगा। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, कठोर होता है, ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। और नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, महत्वपूर्ण है। तो पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे हम परितारिका आइरिस कहते हैं, महत्वपूर्ण है। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुतली के साइज को किससे नियंत्रित किया जा सकता है, तो परितारिका से, आइरिस से। और परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इस को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो नेत्र को जो है विशिष्ट रंग कौन प्रदान करता है, तो परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको पश्चमाभ पेशियाँ, सिलरी मसल्स के बारे में बताया गया। परितारिका है, लेंस है, कॉर्निया है, रेटिना है, प्रकाशिक तंत्रिका है। और क्लास 10th में भी हमने जो है आपको क्वेश्चंस के माध्यम से इनको पढ़ाया था। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है, और लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, और इस परत को हम रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में कि जो आँख में जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, नेत्र में, तो कहाँ पे बनता है, तो जो है लेंस क्या करता है, प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, और इस परत को हम रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। यहीं पे इमेज बनता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। शलाकाएँ होती है जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। शंकु रंग की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर, तो ध्यान रखिएगा कि दृक् तंत्रिकाओं रेटिना की संधि पर जहाँ मिलते हैं कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, और इस बिंदु को अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको डिस्पर्सन के बारे में बताया गया है। तो दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। तो प्रिज्म कैसे बनता है, दर्पण और जल के संयोजन से। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने के प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली प्राकृतिक घटना है। तो इंद्रधनुष से आपसे कितनी बार प्रश्न पूछा गया, किस पर आधारित होता है, तो विक्षेपण पर, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, रेटिना पर बना प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वस्तु को हटा लेने के तुरंत बाद समाप्त नहीं होता है, लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 1/16 सेकंड तक जो है रहता है रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव। अब आगे आते हैं, न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को सामान्यतः देख सकता है, तो आयु के साथ में परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो ध्यान रखिएगा, लिस्ट व्यू ऑफ जो है विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, पूछा गया है। और कितना लंबा, कितना दूरी तक हम देख सकते हो, तो आपके लिए इन्फिनाइट होता है। क्लास 10th में हम बताए भी थे आपसे। वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है, और नेत्र में मोतियाबिंद विकसित होता है। तो जब ऐसा कुछ क्षेत्र वृद्धावस्था में मोतियाबिंद का केस ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है, नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, नेत्र लेंस के धुंधला होने के कारण होता है। और अपारदर्शी लेंस को, जो अपारदर्शी लेंस होता है उसको हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, और इस प्रकार जो है मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। फिर यहाँ पे नेत्रों के देखभाल के बारे में कुछ बताया गया है। तितलियों के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है कि तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्र, हजारों या मतलब सैकड़ों छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, या केवल सामने अथवा पार्श्व ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सामने पीछे का भी देख सकती है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, दिन में नहीं देख पाता। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया, बड़ी पुतली होती है। इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है, केवल कुछ ही शंकु होते हैं जो विपरीत दिन के पक्षियों में कम होते हैं। अब आते हैं ब्रेल पद्धति क्या होता है।
तो चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है और लुईस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। वो खुद भी जो है अंधे व्यक्ति थे और उन्होंने जो है 1821 में लुईस ब्रेल पद्धति का खोज किया था। तो ब्रेल पद्धति कब खोज हुई थी? 1821 में। और ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, और आपसे ब्रेल लिपि डे पूछा गया था 15 मार्च वाले पेपर में। तो ब्रेल लिपि डे हो सकता है कि एग्जामिनर ने यहाँ देखा हो फिर वहाँ से उसको क्लिक कर गया हो, तो ब्रेल लिपि डे यहाँ से पूछा गया था और हमने आपको बताया भी है। तो ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेलेन केलर के बारे में ध्यान रखिएगा। आपसे एनसीईआरटी में जो बुक्स दी होती हैं वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903, तो स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेलेन केलर। ध्यान रखिएगा, बस इतना इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं, तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए अथवा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। विस्तृत या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के दो नियम कौन से होते हैं? तो आपतन कोण परावर्तन के कोण बराबर होता है, आई बराबर एंगल आर होता है। फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं और ये दोनों जो है विस्तृत परावर्तन के लिए भी लागू होते हैं, नियमित के लिए भी लागू होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन लेटरल इन्वर्जन होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। और जब दो समतल दर्पण के बीच में अगर आपस में इनको मिला दिया जाता है तो उसमें जो है अनंत प्रतिबिंब बनता है। और इसको अगर आपको फार्मूला निकालना है कि किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितना प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो 360 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों में, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 6, यानी 6 प्रतिबिंब बनेंगे। ऐसे ही अगर जो है 50 डिग्री का एंगल बन रहा है या मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 4 इमेज बनेंगे। तो इस फार्मूले से आप पता भी कर सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलोडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का वह प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने का विक्षेपण कहते हैं और विक्षेपण के कारण ही जो है रेनबो प्रक्रिया होती है। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया, स्वच्छमंडल, आइरिस, परितारिका, पुतली लेंस, रेटिना जिसको दृष्टिपटल कहते हैं, तद्रिक तंत्रिकाएं। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, आज का लास्ट चैप्टर। और इस प्रकार आपका जो साइंस का जो आपका एनसीईआरटी है बीपीएससी टीआरई के लिए वो समाप्त हो जाएगा पीआरटी के लिए। और हमारा लास्ट सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है तारे एवं सौर परिवार। तारे एवं सौर परिवार सौर मंडल में आते हैं। और इससे पहले हमने आपको जियोग्राफी में सौर मंडल के बारे में पढ़ाया था, वहाँ से आज आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला पॉइंट है तारे, ग्रह, चंद्रमा और आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलकी कहा जाता है। फिर चंद्रमा से संबंधित यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। और इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता तो उसे हम अमावस्या बोलते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है जिसे बाल चंद्र कहते हैं, क्रिसेंट मून कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, बाल चंद्र को जो है दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिनों की से कुछ अधिक होती है, इसलिए बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक महीना मानते हैं। जैसे अभी जो हम एक महीना मानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में। फिर हमने जो अभी पहले पढ़ा था कि पिछले चैप्टर में चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर यानी पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। चंद्रमा के उस भाग को ही देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुँचता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण ही चंद्रमा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है, ये आपको पता भी है। बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती है। तो बालचंद्र सबसे छोटा मून होता है, सबसे छोटा मून क्रिसेंट मून होता है, इसीलिए बालचंद्र बोला जा रहा है।
फिर वहाँ से बढ़ता रहेगा। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। आप कमेंट करके बताइए कि जो है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना टाइम लेता है। चंद्रमा का पृष्ठ, तो चंद्रमा का सरफेस है, तो चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया गया है और विभिन्न अमापों के वहाँ पे गर्त हैं, गड्ढे हैं बड़े बड़े, और खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। कुछ पर्वत ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई पर्वतों के समान भी है, उससे बड़े भी हैं। माउंट एवरेस्ट से भी बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पे। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल भी नहीं है और ना ही जल है। फिर है 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। तो चंद्रमा पर उतरने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग। आगे बढ़ते हैं। तारे क्या होते हैं? तो तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा होता है। प्रश्न आपसे 15 मार्च को पूछा गया था, तो सूर्य क्या था? सूर्य पीला तारा था। सूर्य एक पीला तारा होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपसे पूछा गया है, और जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो मिलियन किलोमीटर में पूछा गया था। तो आप कमेंट करके बताइए, जब मिलियन किलोमीटर में देखेंगे तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। जो आपसे टीआरई में जीएस पार्ट सेकंड में वो प्रश्न पूछा गया था, हमने आपको सारे प्रश्न कराए हैं जीएस पार्ट के। तो आप कमेंट करके बताइए सूर्य पृथ्वी से मिलियन किलोमीटर में कितना दूर है। फिर है सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सूर्य तो सबसे नज़दीक है पृथ्वी से, सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग बहुत दूर है। हम क्या ही पढ़ें इसको, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। फिर है इतनी अधिक दूरियों की लंबाई को हम प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। तो प्रकाश वर्ष से आपसे प्रश्न पूछा गया हजारों बार कि प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं, तो प्रकाश वर्ष से हम लंबाई नापते हैं, डिस्टेंस नापते हैं। क्या नापते हैं? डिस्टेंस नापते हैं। और यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। और सूर्य की पृथ्वी से दूरी अगर आपसे पूछे प्रकाश में, ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है, सबसे नज़दीक है। और अल्फा सेंचुरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरा निकटतम तारा जो अल्फा सेंचुरी हो गया, जैसे यहाँ पे तो आपको दिया गया प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ये आपका 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और पृथ्वी, ये आपको पूछा जा सकता है सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 8 प्रकाश मिनट दूर है। तो 8 लाइट मिनट्स दूर है सूर्य पृथ्वी से। आगे बढ़ते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तारे, सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो ध्यान रखिएगा। और जो पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, पृथ्वी अर्थ जो है ये वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। तारे या सूर्य जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं, सूर्य भी, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ध्रुव तारे की बात करें तो ध्रुव तारा, यहाँ पे ध्रुव तारा एक ऐसा तारा होता है, ध्रुव तारा एक ऐसा तारा होता है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है। इस कारण गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये स्टैटिक है, घूमता ये भी है, लेकिन पृथ्वी की जो है अक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण ये हमें स्टेबल प्रतीत होता है, गति करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा हो गया। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित होता है, तो इसीलिए जो है ये हमें स्थिर दिखाई पड़ता है, स्थिर दिखाई पड़ता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है। तारामंडल में आते हैं तो पहचानने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे तारामंडल के दिए गए हैं, ग्रेट बियर, ओरायन, कैसियोपिया, लियो मेजर। तो आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से तारामंडल के उदाहरण है, तो ग्रेट बियर, ओरायन, कैसियोपिया और लियो मेजर। सर्वाधिक जो तारामंडलों में विख्यात है, सबसे फेमस है, उसका नाम है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल ने ज्योग्राफी क्लास में भी देखा था। और सप्तऋषि तारामंडल को बिग डिपर कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं, अर्सा मेजर भी कहते हैं। तो सप्तऋषि को
बिग डिपर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 तारे होते हैं, ध्यान रखिएगा 7 तारे होते हैं, इसलिए सप्तऋषि बोला जाता है। और यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा दिखाई देता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि, तो ये 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों ऋषियों के नामों से संबद्ध है और प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करने के बारे में चित्र है। और जो सभी तारे होते हैं, वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारों की परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं, और रीज़न हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऊपर। तो सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। ओरायन एक विख्यात तारामंडल है, तो ओरायन ध्यान रखिएगा, या ओरियन इंग्लिश में बोलते हैं, तो ओरियन है ओरायन एक विख्यात तारामंडल जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं, या आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ओरायन कब दिखता है, तो सर्दियों में मध्य रात्रि में, और ये आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। ओरायन को हम शिकारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिकारी भी कहते हैं, हंटर जिसको बोलते हैं। फिर आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा होता है, प्रश्न आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस होता है, लुब्धक ओरायन के निकट दिखाई देता है। तो सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा होता है आकाश में, सीरियस होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी आकाश में एक प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया भी दिखाई देता है। तो उत्तरी आकाश में बात करें तो उत्तरी आकाश या नॉर्दर्न आकाश में जो है एक प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया दिखाई पड़ता है। सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई पड़ता है। सौर परिवार की बात करें तो सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इसमें ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं शामिल हैं। तो ग्रह, पृथ्वी जैसे ग्रह, 8 ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं शामिल हैं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो जो ये पिंड हैं, जो ग्रह हैं या धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं हैं, तो ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया है। और सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम है, बुध सबसे नज़दीक है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। और इससे हमने ज्योग्राफी वाली क्लास में आपको ट्रिक भी बताया था, जो यहाँ पे जो दिया गया था, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। हमने तो ऐसे ही याद रख लिया था। एमबीएम हमारा स्कूल था, बीच में अर्थ को लगा दिया एमबीएम, और इधर जे हो गया, इधर सन हो गया। हमने इंग्लिश में ऐसे याद कर लिया था, क्योंकि हमारा मीडियम इंग्लिश रहा है, तो हमने अपने हिसाब से याद कर लिया, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। तो सबसे नज़दीक आपका बुध है, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और अगर शुरू के 4 की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं या स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो होते हैं ये गैसीय ग्रह होते हैं, या फिर इनको जो है बृहद ग्रह भी कहते हैं या जायंट ग्रह भी कहते हैं, जो आपसे 15 मार्च में प्रश्न पूछा गया था। आते हैं एक एक करके बारे में सबको समझते हैं, पढ़ते हैं। 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से सबसे दूरतम ग्रह था, सबसे दूर स्थित। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की एक नई परिभाषा दी थी, और इसके अनुसार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब सौर परिवार का ग्रह नहीं है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्लूटो ग्रह है नहीं, तो ग्रह नहीं है। और ये आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वो आपसे पूछा गया था जो हमने आपको हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर कराया था, तो हिंदी वाले में एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था जो हमने आपको सही कराया था। फिर सूर्य है, तो सूर्य हमसे सबसे निकटतम तारा है, निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा का और प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी ग्रहों की, पृथ्वी का भी ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। और सूर्य से कुछ स्पेसिफिक किरणें निकलती हैं जिन्हें हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं, कॉस्मिक किरणें बोलते हैं। कॉस्मिक किरणें हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कॉस्मिक किरणें। आगे बढ़ते हैं। ग्रह, तो ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ये केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। फिर तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, इस पथ को हम कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में वृद्धि की जाती है। ध्यान रखिएगा कि ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो उसका परिक्रमण काल में वृद्धि होगी, बढ़ जाएगा। यानी सबसे कम समय में जो बुध ग्रह है
वो सन का चक्कर पूरा करेगा, परिक्रमा पूरा करेगा। और वही जो सबसे लास्ट में नेपच्यून, तो नेपच्यून को सबसे लंबा समय लगेगा क्योंकि सबसे दूर है, तो परिक्रमा काल में वृद्धि आ जाएगी नेपच्यून के, और बुध सबसे कम समय में निपटा लेगा। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति, लट्टू आपने देखा है, तो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह चंद्रमा होते हैं और किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा है, और पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन ग्रहों को हम जनरली उपग्रह नहीं बोलते हैं। और उपग्रह का शब्द जो हम प्रयोग जो है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी का उपग्रह हो गया। और बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं जिन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। फिर है आर्यभट्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान को उनकी पुस्तक आर्यभट्टिया, तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट पुस्तक में आर्यभट्ट के योगदान को बताया गया है। उन्होंने पृथ्वी के व्यास का मान जो है बताया था, जो कि बहुत ही क्लोज था आज के डेट में। पृथ्वी अचल है कि प्रचलित कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में जाके, विपरीत में जाके उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड था, जो कि बहुत क्लोज था। तो देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त ज्ञानी हमारे भारत में पैदा हुए। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ये भी इन्होंने बताया था। और उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। कितने ज़बरदस्त नॉलेज था इनको। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मानव वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत ही करीब है। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। कुछ फैक्ट आपने ऑलरेडी भूगोल में पढ़ लिए, कुछ यहाँ भी देख लेते हैं। तो बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। हमारे सौर परिवार का सबसे लघुतम सबसे छोटा ग्रह है। फिर है सूर्योदय के तुरंत पूर्व, सूर्योदय के तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। और बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है, और सबसे कम समय में परिक्रमण काल है इसका। बुध का परिक्रमण काल यानी परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। आप कमेंट करके बताइए बुध को कितने समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। जैसे पृथ्वी 365 दिन लेती है, तो वैसे ही बुध कितने समय में पूरा करता है। फिर शुक्र ग्रह है, वीनस ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। और शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी होता है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है, शुक्र ग्रह होता है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई पड़ता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम प्रभात तारा, मॉर्निंग स्टार अथवा सांझ तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। आखिर में तारा नहीं है, ग्रह है, लेकिन चमकता है, तो इस वजह से हम तारे जैसे चमकते हैं वैसे ये भी चमकता है, तो इसलिए इस ग्रह को हम, शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा या सुबह का तारा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुक्र का अपना कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है, या पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो यह फ़र्क है, ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है जैसे तारे करते हैं, और पृथ्वी तो आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। फिर पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन अस्तित्व है और कहीं पर नहीं जीवन है। पृथ्वी पर जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी है, पृथ्वी पर सही ताप परिसर है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है, जल की उपस्थिति है और वायुमंडल है, ओजोन का आवरण है। ये सब चीज़ें पृथ्वी पर जीवन को योग्य बनाती हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है, इसलिए अर्थ को हम नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और नीली हरी दिखाई पड़ती है पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर। पृथ्वी का घूर्णन, इसके घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, आपको पता है। अब आते हैं मंगल पर।
मंगल या हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी लाल कलर का प्रतीत होता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगलयान के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का प्रथम मंगल कक्षित ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 1 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगलयान का पहला मंगल मिशन था, प्रथम मंगल मिशन था, वो कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013 को, और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया तो इसलिए पूछा जा सकता है। अब आते बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। 1300 पृथ्वियों के बराबर है, ये इतना बड़ा है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। फिर है विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया, इस पूरे उसमें आप यही ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से कितने कोण पर झुका है? तो 66.5 डिग्री के कोण पर। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं जिसको हम रिंग्स बोलते हैं। तो रिंग्स किस में पाए जाते हैं? बृहस्पति में पाए जाते हैं। शनि में भी रिंग्स पाए जाते हैं। तो बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों धुंधले वलय भी हैं जिनको रिंग्स बोलते हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होता है ये। और 4 बड़े चंद्रमा भी इसके हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से। जब दूरबीन से देखते हैं तो हमें 4 बड़े चंद्रमा भी दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। शनि की बात करें तो शनि जो है बृहस्पति के बाद शनि आता है। रंग में पीला सा प्रतीत होता है। तो आपसे पूछे कौन सा पीला ग्रह है? जैसे सूर्य का पूछ लिया था कैसा तारा है? पीला तारा है। तो वैसे ही कौन सा ग्रह पीला ग्रह है? तो शनि पीला ग्रह है। इस ग्रह के रमणीय वलय, तो इसमें भी जो है रिंग्स पाए जाते हैं। रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आँखों से दिखाई नहीं देंगे, तो इसके लिए दूरदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। शनि के भी बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में रोचक तथ्य यह भी है कि सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है। तो आपसे पूछे कि सबसे कम सघन ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। सबसे कम सघन ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यूरेनस तथा नेपच्यून की बात करें तो ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह होते हैं और इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से देखा जा सकता है क्योंकि बहुत दूर है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन अक्ष है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि जो है कौन से ग्रह का अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन अक्ष है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेनस। फिर कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। यूरेनस यहाँ पे आपको चित्र बनाया गया है। अब आते हैं सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह। तो यहाँ पे लिखा था, गलती से इस पे जो है पेन चल गया था। तो सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो शुरू के 4 ग्रह होते हैं उन 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट होते हैं, इसलिए इनसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके अलावा हम इन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं। स्थलीय ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि चट्टानों से बने होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और ध्यान रखिएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस में रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो लास्ट के 4 ग्रह हैं इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। इसके अलावा इसको हम बृहद ग्रह कहते हैं। बहुत बड़े बड़े हैं तो बृहद ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में जायंट प्लैनेट भी बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न 15 मार्च को पूछा गया था, तो जायंट प्लैनेट का पूछा गया था या बृहद ग्रह का पूछा गया था। तो आपका वहाँ पे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हैं या जायंट प्लैनेट बृहद ग्रह हैं और इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनको हम बाह्य ग्रह को हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि गैसों से बने होते हैं। गैसों का इसमें ज़्यादा योगदान होता है। फिर इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा भी होते हैं, तो चारों ओर वलय निकाय भी हैं। तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर वलय निकाय भी हैं। रिंग्स पाए जाते हैं, रिंग्स के लिए फेमस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो कॉमेट्स। तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में काफ़ी बड़ा अंतराल होता है। इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा होता है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है क्षुद्र ग्रह पेटी या क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं।
धूमकेतु किसे कहते हैं? तो धूमकेतु भी सौर परिवार के सदस्य हैं और ये अत्यंत परावलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप जाता है उसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव हुई सूर्य के परे होती है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे हेलिका धूमकेतु। तो ध्यान रखिएगा, हेलिका जो हेलिका धूमकेतु है, इसको इंग्लिश में हेलिस कमेट बोलते हैं। तो यह जो है 76 साल के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। 1986 में दिखाई पड़ा था, अगले 76 साल जोड़ लीजिए तो अगली बार ये दिखाई पड़ेगा। फिर उल्काएँ और उल्कापिंड के बारे में जानते हैं। तो उल्काएँ उल्कापिंड को हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं, उल्का भी कहते हैं सामान्यतः। और ये छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है, बहुत स्पीड में होते हैं। वायुमंडलीय घर्षण के कारण, वायुमंडल में फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं, जल जाते हैं और चमक के साथ में शीघ्र ही वाष्पित भी हो जाते हैं, पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही जल जाते हैं। और यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। यानी जो शूटिंग स्टार टूटता तारा होता है, कई लोग मानते थे कि जो है किसी की मतलब आत्मा जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, शूटिंग स्टार ये जनरली जो है उल्कापिंड होते हैं। कुछ उल्का आकार में बहुत बड़े होते हैं, पूर्ण वाष्पित होने से पहले पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। और जो पृथ्वी पर पिंड पहुंचते हैं, जो उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंचते हैं, उन्हें हम उल्कापिंड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और जो नहीं पहुँच पाते हैं, वायुमंडल में ही जल जाते हैं, उन्हें हम उल्का कहते हैं। ये फ़र्क होता है। फिर उल्का वृष्टि क्या होता है? जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, जिसे हम उल्का वृष्टि कहते हैं। बहुत सारे जब झुंड दिखाई पड़ेंगे तो उनको उल्का वृष्टि या बारिश कह सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? तो भारत ने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया था। पहला जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था भारत का, वो आर्यभट्ट के नाम से था। तो आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में भारत ने सबसे पहले सेंड किया था। भारतीय उपग्रह इनसैट उदाहरण है। IRS, कल्पना 1, एडुसैट, ये सब जो है कृत्रिम उपग्रहों के उदाहरण है। मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो टेलीविजन संकेतकों के पर्यवेक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। दूरसंचार और सुदूर संवेदन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो अब आपका जो मैराथन है वो समाप्त होता है और इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप वहाँ से क्लैरिटी कर सके। साथ में आपको क्विज के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, टेस्ट आपको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यही है कि आप उससे उम्मीद मत रखिए कि आप उसके हिसाब से 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग हाल होता है। तो आपको उस हिसाब से जो है स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करनी होगी। आपको सभी सब्जेक्ट को, मैथ रीजनिंग से लेकर GS के सभी सब्जेक्ट्स को आपको कमांड देना होगा। करंट पे बहुत ज़्यादा जोर मत डालिए, हम जितना आपको बता देंगे उतना देख लीजिए। आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कहीं से भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है। कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो बुध है, शनि है, पृथ्वी है, सीरियस नहीं है। सीरियस सबसे चमकीला तारा माना जाता है। और आपका जो ये समाप्त होता है, बाकी आप इस सबको मैच कर लीजिएगा। PDF आपको हम कल दे देंगे, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है इस PDF को मतलब कंप्रेस करने में। पहले तीनों PDF को 3 पार्ट में मैराथन आए थे, तीनों को एक करेंगे, फिर उसको जो हम कंप्रेस करके कम करेंगे। कंप्रेस करके वो 20-30 MB का हो जाएगा, तो आपको डाउनलोड करने में आसानी रहेगी, आपका डाटा नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल से हम आपको जो है 3 कक्षाएँ देंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन चलेंगी सब्जेक्ट वाइज। साथ में आपको 2 स्टैटिक क्लास, जिसमें से एक स्टैटिक क्लास GS का रहेगा, GK GS का रहेगा, और एक स्टैटिक क्लास आपका मैथ रीजनिंग का रहेगा। 3 क्लासेस आपको डेली दी जाएंगी, साथ में शॉर्ट्स दिए जाएंगे और साथ में क्विज के 50 क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे। 10-10 क्वेश्चन एक साथ में 10-10 क्वेश्चन के सेट पूरे दिन भर में 5 बार में हम अपलोड करेंगे। तो आप अब जब भी फ्री रहिएगा सॉल्व कर लीजिएगा कम्युनिटी सेक्शन में जाके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें, कक्षाएँ आपको कैसी लगी।